हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं एसिड बेस कंसेप्ट। एसिड बेस कंसेप्ट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इंडिविजुअल टॉपिक है और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जैसे ही एंटर करते हैं तो हमें सबसे जो पहला चैप्टर मिलता है वो मिलता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने से पहले हमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आइडिया जरूर होना चाहिए, अदरवाइज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर टॉपिक्स पर फंसेंगे और उसमें हम मतलब कि डील्स नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से, कंसेप्ट को समझ नहीं पाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मैं यहाँ पर पिक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होता है जो कंपटीशन एग्जाम में जो मोस्टली पूछे जाते हैं क्वेश्चंस जिनके ऊपर, वो एक तो एसिड बेस कंसेप्ट है और एक अपने पास आता है एरोमेटिसिटी। जी हाँ, एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी और एसिड बेस कंसेप्ट ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बड़े ही शानदार टॉपिक हैं। इन्हीं से ही क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं आपके आईआईटी जैम हो, गेट हो, सीएसआईआर नेट हो, जो भी हो, जितने भी बड़े एग्जाम होते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अगर आपका कोई क्वेश्चंस आता है तो मोस्टली 80 to 90% क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। तो शुरू करते हैं एसिड बेस कंसेप्ट। तो एसिड बेस कंसेप्ट शुरू करने से पहले हमें एसिड बेस की डेफिनेशन समझनी होगी। देखिए, वैसे तो एसिड जो बेस अपने पास है उसकी डेफिनेशन केमिस्ट्री के अंदर बहुत से साइंटिस्ट आए और गए जिन्होंने डेफिनेशंस दी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आरहेनियस थ्योरी की। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आरहेनियस थ्योरी की। जी हाँ, आरहेनियस थ्योरी कि आरहेनियस थ्योरी ने क्या कहा। आरहेनियस थ्योरी ने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ ये कहा कि एसिड वो होते हैं, ध्यान से सुनना इस बात को, एसिड वो होते हैं जो H+ क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। जो H+ क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। ठीक है जी। और बेस के बारे में उन्होंने ये बातें बताई। बेस वो होते हैं जो OH नेगेटिव आयन डोनेट करते हैं, OH नेगेटिव आयन डोनेट करते हैं, ठीक है। ये बातें वहाँ तक तो ठीक हो गई। अगर मैं HCl लूँ, NaOH लूँ, तो NaOH में OH नेगेटिव दैट इज द बेस अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मैं NH3 ले लूँ, उसमें क्या होगा, उसमें वो भी तो अपने पास बेस की तरह ही काम कर रहा है ना, लेकिन वो बेस इस आरएनएस थ्योरी की डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग काम बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। कैसे? क्योंकि उस केस में तो H+ को एक्सेप्ट किया जाता है, तो ये थ्योरी हो गई फेल। तो उसके बाद आए ब्रोनेस्टेड एसिड बेस थ्योरी को लेकर। ब्रोनेस्टेड एसिड बेस थ्योरी, जी हाँ, ब्रोनेस्टेड एसिड बेस थ्योरी। इस थ्योरी ने क्या कहा, चलो समझते हैं। इस थ्योरी ने कहा जी एसिड तो वही होते हैं जो आरएनएस ने कहा मैं कोई चेंज नहीं करता, ठीक है जी, नहीं करते। तो एसिड वो होते हैं जो H+ क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। और बेस वो होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं किसको, प्रोटॉन को। प्रोटॉन या मैं किसको बोल रहा हूँ, H+ को ही बोल रहा हूँ। प्रोटॉन किसको बोल रहा हूँ, मैं H+ को ही बोल रहा हूँ। तो ब्रोनेस्टेड ने ये कह दिया, ठीक है जी। फिर उसके बाद अपने पास क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि लेविस एसिड बेस थ्योरी आई, जिसने अलग ही कॉन्सेप्ट दे दिया, बिल्कुल जिसने अलग ही कॉन्सेप्ट दे दिया। लेविस एसिड बेस थ्योरी जिसने बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट दिया इन सब से, इनकी कोई बातों को अपने पास आसपास भटकने भी नहीं दिया। उसने बोला एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन, खाली इलेक्ट्रॉन नहीं कहूँगा मैं यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर दैट आर द एसिड, वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। और बेस क्या होते हैं, बेस अपने पास वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन क्या करें, डोनेट करें, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनेट, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट, वो होते अपने पास क्या होते हैं, बेस होते हैं। और एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करें, वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। और भी काफ़ी थ्योरी आई, जैसे अपने पास थ्योरी और मैं बता दूं इसके लिए, HSAB हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी, ये भी अपने पास एसिड और बेस को डिफाइन करती है। और एक सॉल्वेंट थ्योरी भी आई।
सॉल्वेंट थ्योरी भी आई। ये सब थ्योरी हमें यहाँ पढ़ने की कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए कि एसिड बेस कंसेप्ट के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने अलग अलग थ्योरियाँ दी, जिनके अलग अलग कंसेप्ट थे। एसिड को समझाने का अलग कंसेप्ट था, बेस को समझाने का अलग कंसेप्ट था, वो सब हमने सीखे। तो ये अब अपने ये जो HSB ये थ्योरी है, सॉल्वेंट थ्योरी अपने पास जो है, ये इतने हमें काम की नहीं है, तो इस पर ज़्यादा जोर देना भी है। हमें एसिड बेस कंसेप्ट सीखना है, हम वही सीखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद मैं बात करता हूँ, लेट सपोज मैं मान लेता हूँ कि ये अपने पास क्या है, कोई एसिड मोलिक्यूल, कोई अपने पास एसिड है Ha। तो इस केस में क्या होता है, एसिड क्या होता है, एसिड वो होता है जो क्या करता है H+ और A नेगेटिव, H+ और A नेगेटिव मीन्स H+ को डोनेट करने वाला क्या होता है, एसिड होता है। तो मैंने कोई एक हाइड्रोकार्बन एसिड मान लिया मैंने Ha। तो इस केस में क्या होता है कि सॉरी हाइड्रोकार्बन नहीं है ये, सॉरी। तो Ha अपने मैंने कोई लेट सपोज एन एसिड, मैंने कोई एसिड मान लिया। तो उस केस में क्या होगा कि H+ आयन इसको डोनेट किया और H+ आयन प्लस में A नेगेटिव आयन इसने डोनेट किया। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि इस जो सॉल्यूशंस अपने पास है इसमें कितने H+ आयन है। तो उसकी स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या लाऊंगा, Ka यहाँ पर अपने पास क्या है, एसिड डिसोसिएशन है, वो क्या होता है H+ की कंसंट्रेशन, A नेगेटिव की कंसंट्रेशन और Ha की कंसंट्रेशन, ठीक है। Ka अपने पास यहाँ पर जो है, Ka अपने पास यहाँ पर क्या है, एसिड डिसोसिएशन है, क्या है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है, एसिड डिसोसिएशन के क्या अपने पास कांस्टेंट है। और दूसरी मैं बात करता हूँ कि ये एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या करता है, ये मेजर करता है, ध्यान से सुनिएगा, ये मेजर करता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इन ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस के अंदर एसिड जो स्ट्रेंथ होती है उसको क्या करता है, ये मेजर करता है। जी हाँ, उसको ये मेजर करता है। दूसरी बात, अगर मैं Ka की वैल्यू इंक्रीज करता हूं तो H+ आयन की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। अब H+ आयन की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो उससे सीधा सीधा हमें क्या पता लग रहा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जी हाँ, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। एक रिलेशंस मैं और देना चाहता हूँ, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जो Ka होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, H+ आयन की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो एक रिलेशंस मैं यहाँ पर आपको और दे रहा हूँ, क्या, जो -log Ka जो होता है वो किसके बराबर होता है, pKa के बराबर होता है, pKa के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, जो pKa का रिलेशन जो होता है, pKa का जो रिलेशन होता है किससे, log A से, वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स अगर आपने Ka की वैल्यू बढ़ाई है और आपको स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूँ तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, उसमें इंक्रीज होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर आपने pKa वैल्यू अगर इंक्रीज की है, क्योंकि आपको क्वेश्चंस के अंदर आप देखोगे आगे आगे जितनी भी डेटा दिए गए हैं वो pKa के बेस्ड डेटा दिए गए हैं, Ka के बेस्ड कोई डेटा नहीं आगे मिलेंगे आपको, pKa के बेस्ड डेटा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर pKa का जिक्र किया है। तो pKa अपने पास यहाँ पर क्या है, अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूँ तो अपनी एसिडिक जो स्ट्रेंथ होती है वो डिक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल सही सुना आपने, डिक्रीज हो जाएगी, ये इसका एक रिलेशन है। और यहाँ पर इसकी क्या होगी, अपने पास ये इंक्रीज होगी। तो अभी तक हमने समझा कि कितने टाइप की अपने पास एसिड बेस थ्योरी आई। तो एसिड बेस थ्योरी जो अपने पास है वो आरएनएस थ्योरी मैंने पढ़ाई आपको, ब्रोनेटेड एसिड बेस थ्योरी बताई, लिविज एसिड बेस थ्योरी बताई। उसके बाद थोड़ा सा हमने कॉन्सेप्ट सीखा। उसके बाद मैं बात करता हूँ, जो हम एसिड जो स्ट्रेंथ होती है वो हम कैसे पता लगाएं कि इसकी एसिड स्ट्रेंथ, वो इस मॉलिक्यूल्स की अपने पास जो आयंस अपने पास आते हैं तो उनकी बेसिस पे क्या हम एसिडिक स्ट्रेंथ का पता लगा सकते हैं कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, कैसे पता लगाएंगे, चलो देखते हैं। अब हमारे पास Ha डिसोसिएशन होकर किस में गया, H+ में A नेगेटिव, ये मैंने लिखा। जो एसिडिक जो स्ट्रेंथ होती है, अब ये रिएक्शन, एक बात और बता देता हूँ, ये रिएक्शंस फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी, ये बात तय करती है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी किसकी स्टेबिलिटी, एनायन की स्टेबिलिटी। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए जो स्टेबिलिटी जो एनायन होती है वही डिफाइन करती है कि एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है या कम है। अगर स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, मैंने बोला स्टेबिलिटी ऑफ एनायन,
स्टेबिलिटी ऑफ एनायन का मैंने जिक्र किया। स्टेबिलिटी ऑफ एनायंस अगर आपकी ज़्यादा है तो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और इसी के बेस पर मैं बता सकता हूँ कि रिएक्शंस ये वाली जो इक्विलिब्रियम वाली जो रिएक्शंस है ये फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी। ए नेगेटिव आयन अगर स्टेबल बन रहा है तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, ए नेगेटिव आयन अगर स्टेबल नहीं बन रहा है तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। तो यहाँ से हमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड का भी पता लग जाता है। लेकिन विदाउट स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, विदाउट मतलब कि अगर मेरे को नहीं पता है कि स्टेबिलिटी ऑफ एनायन क्या है तो मैं बिल्कुल भी नहीं बता सकता कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। मैं बिल्कुल भी इसके बारे में डिस्कस नहीं कर सकता। अब बात ये आती है कि स्टेबिलिटी ऑफ एनायन के जो फैक्टर होते हैं वो क्या क्या होते हैं, आइए मैं बताता हूँ। जो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन के जो फैक्टर होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जी हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा होगी तो आपकी जो ये अपने पास एनायन है ये क्या होगा, स्टेबल होगा। वो क्या होगा, स्टेबल होगा। वो सब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा। दूसरी बात साइज की, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा एग्जाम्पल के थ्रू। और तीसरी बात अपने पास इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। और मैं बता दूं इसमें एरोमेटिक, दैट इज द वंडरफुल, ये बहुत ही काम आएगा आपके एग्जाम्पल के थ्रू, इसको भी मैं डिस्कस करूंगा। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो स्टेबिलिटी ऑफ एनायंस के ऊपर डिपेंड, मतलब स्टेबिलिटी जो एनायन जो होती है, एनायन की स्टेबिलिटी कम है ज़्यादा है, इन फैक्टर्स की वजह से हमें पता लगते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ साइज की। देखिए साइज कब डोमिनेट होता है, कब डोमिनेट नहीं होता है। अगर आप डाउन टू द पीरियड चल रहे हैं, अगर आप डाउन टू द पीरियड चल रहे हैं तो उस केस में क्या होता है, उस केस में क्या होता है, साइज क्या करते हैं आपके, डोमिनेट होते हैं। साइज क्या होते हैं आपके, डोमिनेट होते हैं। समझिएगा इस चीज को ध्यान से। जैसे मेरे पास हैं HF, HCl, HBr और HI, ठीक है। इसको जब आप तोड़ोगे तो ये टूटेगा किसमें, H प्लस में और F नेगेटिव में। इसको आप जब तोड़ोगे तो किस में टूटेगा, H प्लस में और Cl नेगेटिव में। इसको आप जब तोड़ोगे तो किस में टूटेगा, H प्लस में और Br नेगेटिव में। इसको आप जब तोड़ोगे तो किस में टूटेगा, ये H प्लस में और I नेगेटिव में। अब ऐसा क्यों है कि जब मैं डाउन द ग्रुप चलूँ तो उसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाता है और वैसे उसका एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज, ऐसा क्यों है। तो वो फैक्टर ये है, अगर मैं नेगेटिव साइन जनरेट कर रहा हूँ, अपने साइज की बात करूँ तो इनका साइज इंक्रीज होता जा रहा है। तो जितना ज़्यादा साइज होगा वो इलेक्ट्रॉन अच्छी तरीके से रख पाएगा, मीन्स वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अगर मैं डाउन द पीरियड चलूँ तो हम साइज को डोमिनेट देके चलेंगे। अगर आपका साइज बढ़ा, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका साइज बढ़ा, डाउन द पीरियड चल रहा हूँ तब की बात कर रहा हूँ मैं, जब डाउन द पीरियड चल रहा हूँ अगर आपका साइज बढ़ा तो उस केस में क्या होगा, आपका एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों बढ़ेगा, क्योंकि आपका यहाँ पर जो एनायन जो बनेगा वो क्या होगा, वो स्टेबल होगा। जी हाँ, वो स्टेबल होगा। दूसरी बात, अगर मैं इसको डाउन द पीरियड ना चलूं और मैं अलोंग द पीरियड चलूं तब क्या हो, चल के देख लेते हैं भाई। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, CH3 और H और NH2 और H और OH और H, और एक एग्जांपल मैं एक और लेता हूँ, इसका एग्जांपल HF। देखिए यहाँ पर अपने पास कार्बन एटम से अटैचमेंट है, ये हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन के साथ, ये ऑक्सीजन के साथ, ये फ्लोरीन के साथ, ठीक है। तोड़ दीजिए इसको, तो इसके ऊपर जो नेगेटिव साइन बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 नेगेटिव, इसके ऊपर क्या बनेगा, NH2 नेगेटिव, इसके ऊपर क्या बनेगा, OH नेगेटिव, इसके ऊपर क्या बनेगा, F नेगेटिव। अब इस केस में मैं क्या देखूंगा, इस केस में मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखूंगा, क्योंकि मैंने आपको बोला है, क्या बोला है कि अगर मैं बात करूं किसकी, कि अगर मैं डाउन द पीरियड आता हूं तो मैं साइज को देखता हूं। अगर मैं डाउन द पीरियड नहीं जाऊं, अगर मैं अलोंग द पीरियड जाऊं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं अलोंग द पीरियड चलूं, जब मैं इसको साइज को फैक्टर को डोमिनेट नहीं लेके चलूंगा, जब मैं किसको डोमिनेट लेके चलूंगा, मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखूंगा कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अब तक हमने फैक्टर्स के बारे में क्या सीखा, अगर
आपका साइज इंक्रीज होता है कब, जब मैं डाउन द पीरियड चलता हूँ तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी आपकी इंक्रीज होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी आपकी इंक्रीज होगी। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी अगर इंक्रीज हो रही है, मतलब कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इंक्रीज तो क्या ही होती है ये, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर आपके पास एटम लगा हुआ है तो उस केस में क्या होगा, आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एक और केस मैं ले लेता हूँ, एग्जाम्पल ले लेता हूँ, केस तो क्या लूँगा इसमें, H2O, H2S और H2Cl। इस केस में क्या होता है कि मेरे पास इसकी कुछ पीके वैल्यू डेटा गिवन होते हैं। देखिए वैसे तो अपने को कंसेप्ट सब आते हैं, लेकिन काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें हम फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं, क्योंकि उसमें हम कंपेयर करने में काफ़ी बार प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमें जो डेटा याद होते हैं उन डेटा की वजह से हम निकल जाते हैं क्वेश्चंस को सोल्व करने में। देखिए जो अपोर्टर का जो पीके वैल्यूज होता है वो 15 पॉइंट कितना होता है, 7 के अप्रोक्स होता है, और ये S2S का अपने पास 7 होता है, इसका 3.9 होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पीके वैल्यू आपकी अगर ज़्यादा होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी आपकी, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। तो जिसकी पीके वैल्यू ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम, तो एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पर हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है, साइज डोमिनेट कर रहा है। भाई ये तो आपका कंसेप्ट हो गया, ये डेटा वाइज हो गए, तो दोनों बातें जो होती हैं डेटा की और कंसेप्ट की मैं साथ लेके चलने वाला हूँ। तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आई होप, आशा करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। और केस मैंने देखे, मैंने साइज के बारे में आपको बताया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मैंने ज़्यादा वो आपको अभी एग्जांपल नहीं दिए हैं। लेट्स सी, देखते हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और क्या है CH3 और CH3। देखिए ये अपने पास क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर क्या है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर क्या है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब आपको अच्छी तरह पता है कि इसमें से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इसमें sp होता है, फिर sp2 होता है और फिर sp3 होता है, ठीक है। तो अब मैं चेक करता हूँ कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ये हो गया। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, सीधी सी बात है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी आ गया। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ गया, मोर एसिडिक कौन सा होगा, ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा। यही इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ गया। अब मैं इसकी पीके वैल्यू के बारे में जिक्र कर लेता हूँ थोड़ा सा। इसकी पीके वैल्यू 25 होती है, इसकी पीके वैल्यू 44 होती है, इसकी पीके वैल्यू 50 होती है। मैं जितनी भी पीके वैल्यू का जिक्र यहाँ पर कर रहा हूँ वो ऐसे ही रैंडमली कहीं से नहीं उठाई गई हैं। ये ऑथेंटिक जो बुक आपकी हैं, क्लेडन, जितनी भी आपकी ऑथेंटिक बुक है, क्लेडन हो गई, कैरियर हो गई, या फिर आपकी जितनी भी आपकी बुक्स हैं, ऑथेंटिक बुक्स हैं, उसमें से मैंने ये सब वैल्यू पिक की हैं, ऐसे रैंडमली कहीं से नहीं उठाई हैं। और एक केस में और एग्जांपल यहाँ बात करूँ CH4 और CH3 और CH3 में, इसमें मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूँ तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर अल्काइल ग्रुप लगा है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, जिसकी वजह से अपने पास क्या होती है, जो आयंस एनायंस जो बनती हैं वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, थोड़ा सा अनस्टेबल होता है। ज़्यादा इसकी पीके वैल्यू में भी डिफरेंस नहीं होता है। ये 48 होता है, ये 50 के अराउंड होता है। आइए एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ। मैं क्या रखता हूँ, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है। C ट्रिपल बॉन्ड C और H, ठीक है। अगर मैं कोई बेस लाता हूँ तो बेस का काम क्या होता है भाई, बेस का काम क्या होता है, H+ लेना। तो H+ क्या वो यहाँ से लेगा या फिर वो यहाँ से लेगा। देखिए ये जो N अपने पास जो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज है। लेकिन ये जो कार्बन है ना, ये sp हाइब्रिडाइज है। और मैं आपको एक बात और अच्छी से बता देता हूँ, जो कार्बन sp हाइब्रिडाइज होते हैं वो मोर एसिडिक होते हैं, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, एसिडिक नहीं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं sp3 नाइट्रोजन से मोर एसिडिक होते हैं। इसलिए जो अपने पास इस केस में क्या होगा, जो हाइड्रोजन जाएगा या फिर हाइड्रोजन जो मोर एसिडिक हाइड्रोजन होता है, मान लीजिए मैंने इसको A बोला और इन दोनों को मैंने B बोला, तो इस केस में जो HA अपने पास है वो मोर एसिडिक है किससे, HB से। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं फैक्टर की बात करता हूँ, रेजोनेंस की। रेजोनेंस भी तो फैक्टर था एक, रेजोनेंस की बात करता हूँ। देखिए इसको भी मैं एक एग्जांपल के थ्रू पढ़ाता हूँ आपको। मान लीजिए मेरे पास ये बेंजीन रिंग है और इस पर OH लगा के इसको मैंने फिनॉल बनाया। एक और रिंग है जिसमें क्या है अपने पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से वो बनी हुई है, ठीक है। इस केस में मैं क्या देखता हूँ, जब मैं इसमें से
ध्यान से सुनिएगा, जब मैं इसमें से OH नेगेटिव मतलब कि H जाता है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा अपने पास, इसके ऊपर O नेगेटिव आ जाएगा। और ये जो एनायन जो बना है ये किस में है, ये रेजोनेंस में है। और ये रेजोनेंस में होने की वजह से, ध्यान से सुनिएगा, ये रेजोनेंस में होने की वजह से क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। मोर स्टेबल होगा, क्या मोर स्टेबल होगा, ये जो एनायन बना है, ये जो एनायन बना है क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। लेकिन इसमें ऐसा कोई केस नहीं है। अगर जब मैं इसमें से H नेगेटिव आयन मतलब कि जब H प्लस जब डोनेट होता है मतलब कि रिलीज करता है तो इस केस में क्या होता है, O नेगेटिव आयन बनता है और ये O नेगेटिव आयन यहीं रह जाएगा, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं होगी और ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो दोनों में मैं जब एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूँ कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो इस HA को A नाम दिया मैंने, इसको HB नाम दिया। तो HA की एसिडिक स्ट्रेंथ HB से बहुत ही ज़्यादा है। उसका फैक्टर क्या है, रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस भी एक अच्छा फैक्टर है इनको डिफाइन करने का कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है किसकी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ इंडक्टिव इफेक्ट की। बड़ा ही शानदार ये आपका कंसेप्ट है इंडक्टिव इफेक्ट। आइए समझते हैं इस चीज़ को भी अच्छे से। इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड करता है किस पर, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, नंबर पर डिपेंड करता है और पावर पे डिपेंड करता है। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए कि इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट होता है और माइनस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, जो कि एनआईएस बिल्कुल भी नहीं चाहता है। ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करते हैं, कम करते हैं। मीन्स ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के लिए आते हैं और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के लिए आते हैं। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। आई होप, मैं ये ऐसा सोचता हूँ कि आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अब जो मैंने लिखा है कि ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं वो 3 बातों पर डिपेंड करते हैं, डिस्टेंस पर, नंबर पर, पावर पर। जो उनका ऑर्डर होता है जो देखने का कि इंडक्टिव इफेक्ट हम कैसे चेक करें, तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि डिस्टेंस, फिर देखना होता है नंबर, फिर देखना होता है पावर। अब इसको मैं एक डीएनपी रूल भी हम इसको बोला करते हैं। ठीक है, आइए कुछ इसके बारे में कंसेप्ट सीखते हैं। देखिए, जो हम पहली बात कर रहे हैं इसके एग्जाम्पल्स के साथ ही डील करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल के साथ जब हम करते हैं तो हमें अच्छे तरीके से समझ में आता है। मान लीजिए मेरे पास ये कोई ग्रुप लगा हुआ है COH, और यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, फ्लोरीन लगा दिया। यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, COH लगा दिया। यहाँ मैंने क्या लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया। यहाँ मैंने COH लगा के सेम कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ मैंने क्या लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया। तो सबसे पहले मेरा मकसद ये होता है कि इंडक्टिव इफेक्ट मेरे को चेक करना है। तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस पे जाऊंगा। डिस्टेंस क्या है, सेम है, सारी डिस्टेंस के अपने पास क्या है, सेम है। डिस्टेंस के बाद किस पे जाता हूँ, नंबर पे जाता हूँ कि कितने नंबर ऑफ यहाँ पर अपने पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगे हुए हैं जो प्लस आई या माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। ये सभी के सभी माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। इसके लिए शायद आपको पता होना चाहिए कि कौन प्लस आई इफेक्ट शो करता है, कौन माइनस आई इफेक्ट शो करता है। यहाँ फिलहाल मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ, तो मैं इतना डीपली नहीं जाऊँगा कि मैं आपको प्लस आई माइनस आई ये सब डिटेल्स बताने लगूँ। अभी वो आपको पहले से पता होना चाहिए। तो फ्लोरीन जितने भी हैलोजन एटम होते हैं सभी के सभी माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो प्लस आई इफेक्ट वो शो करते हैं जो डोनेट करते हैं, ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो सभी के सभी सेम डिस्टेंस पर हैं, सेम इनकी पावर है या नहीं है वो चेक करते हैं। फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फ्लोरीन इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो पावर के बेस पर मैं इसको डिफाइन कर दिया कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, फ्लोरीन वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, बाकी होगी कम होगी। एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, ये ऐसा हुआ है क्योंकि जिसमें जो एच अपने पास है ना, जब ये रिलीज होगा ना तो यहाँ पर नेगेटिव साइन बनेगा, और ये जो नेगेटिव साइन मीन्स एनायन बना है, तो ये एनायन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है। तो ये एनायन इस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज की वजह से क्या होगा, स्टेबल होगा। ये हमें पता होना चाहिए। सेकंड केस में क्या लेता हूँ, सेकंड केस मैंने कुछ इस प्रकार का लिया, COH यहाँ मैंने लगा दिया क्लोरीन। देखिएगा, मैंने डिस्टेंस देखी तो डिस्टेंस मुझे सेम लगी, कहीं भी डिफरेंस नहीं लगा। फिर मैंने नंबर देखा। सेकंड थिंग मैं नंबर देखता हूँ, फिर पावर देखता हूँ लास्ट में। तो मैंने नंबर देखा तो नंबर में मेरे को कन्फ्यूजन हुई। तो कन्फ्यूजन क्या हुई कि यहाँ पर नंबर ज़्यादा हैं। अगर आपके नंबर ज़्यादा हैं मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज़्यादा हैं, तो उस केस में एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, उनकी ज़्यादा हो जाएगी जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसे आप प्रैक्टिस करना है इसके बारे में, तो ये सब इजी होने लगेंगे। एक और एग्जांपल लेता हूँ, अच्छा एग्जांपल लेता हूँ मैं।
एक और एग्जांपल लेता हूँ NO2, और NO2 जो ग्रुप होता है वो आपको पता होना चाहिए -M इफेक्ट शो करता है और -I इफेक्ट भी शो करता है, दोनों इफेक्ट शो करता है। जो Nr3 पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और दूसरी मैं बात करूँ COH के साथ Cl लगा दिया, ये -I इफेक्ट शो कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब कि +M इफेक्ट शो कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, इसको मैंने A नाम दिया, इसको मैंने B नाम दिया, इसको मैंने C नाम दिया। तो इसमें एसिडिक स्टैंड बताइए फटाफट। तो -I और -2 इफेक्ट दिखा रहा है, तो सबसे ज़्यादा तो इसकी हो जाएगी। इसमें डोनेटिंग ग्रुप है, नेगेटिव साइन चाहता ही नहीं है कि डोनेटिंग ग्रुप इसके पास में हो, सबसे लिस्ट हटा दो उसको, C फिर लास्ट में B। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हमें नहीं होनी चाहिए। एक और अच्छा सा मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, ये इस एग्जाम्पल को आप इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लगा लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या एग्जाम्पल हो, CH3OH और S2O और ROH। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। अगर आपके पास कोई OH ग्रुप है, मीन्स एल्कोहल है, अगर आपके पास मिथेनॉल है, सिर्फ मिथेनॉल की बात कर रहा हूँ, उस मिथेनॉल को छोड़कर आपके पास जितने भी इथेनॉल, प्रोपेनॉल जितने भी आते हैं, ऑल अल्काइल ग्रुप्स एक्सेप्ट किसको, मिथेनॉल को छोड़कर। तो मिथेनॉल की जो, वैसे तो पीके वैल्यू में बता देता हूँ किसकी कितनी होती है, इसकी 15.5 होती है, वाटर की आपको मैंने पहले बता दी 15.7, और इसकी पीके वैल्यू जितने भी अपने पास बाकी होते हैं 16 होती है। तो इस केस में क्या होता है कि इसकी पीके वैल्यू कम होने की वजह से ये हो जाती है, तो डेटा वाइज हो गई। लेकिन मैं वैसे आपको बता देता हूँ, ये एक्सेप्शनल मान लो, कैसे मान लो, पर इसको याद रख लो इस चीज़ को कि ये ऐसे एसिडिक स्टैंड ऑर्डर इसका ये होता है। दूसरी मैं बात करता हूँ, दूसरी मैं एक और एग्जांपल की बात करता हूँ। मेरे सामने CH3OH आ गया, मेरे सामने आ गया फिनोल आ गया, मेरे सामने वाटर आ गया, मेरे सामने क्या आ गया, CH3OH आ गया, और मेरे सामने क्या आ गया, बेंजोइक एसिड आ गया। बहुत ही अच्छा यहाँ पर ये टॉपिक है, सॉरी एग्जाम्पल है, तो समझिएगा इसको ध्यान से। CH3OH जैसा कि मैंने आपको 15.5 बताया, इसका जो पीके वैल्यू होती है, पीके वैल्यू को जिक्र कर देता हूँ मैं, 15.5, इसका 10 होता है, इसका 15 पॉइंट कितना होता है, 74 होता है, इसका कितना होता है, इसका होता है 4.75 होता है, इसका 4.26 होता है। तो यहाँ इसकी पीके वैल्यू से आप डिफाइन कर सकते हो कि इसका कितना है, क्योंकि ये जब इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं तो उनको डील्स करना, कंपेयर करना बहुत ही टिपिकल हो जाता है। तो उस वक्त ये पीके वैल्यू जो हमारे पास होती है बड़ी ही काम की है, बड़े ही काम आती है उस वक्त, तो हमें ये पता होनी चाहिए। अभी तक मैंने बहुत सारी पीके वैल्यू, बहुत सारे ऐसे एसिडिक स्टैंड, बेसिक स्टैंड बताए आपको, ये सॉरी एसिडिक स्टैंड ही बताए अभी मैंने, कि किसकी एसिडिक स्टैंड ज़्यादा होती है, किसकी नहीं होती हैं। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, वो किसके बेस्ड लेता हूँ। देखिए काफ़ी एग्जांपल ऐसे होते हैं जो हम बता सकते हैं, किसके पीके के डेटा के हिसाब से बता सकते हैं। वैसे उसको कंपेयर करना बहुत ही टिपिकल हो जाता है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस को, इतने सारे अगर अपने सामने आ जाते हैं, उसको हम कंपेयर करने बैठें तो बहुत ही टिपिकल हो जाता है, क्वेश्चंस बहुत ही टिपिकल हो जाता है। तो उससे हमें बचना है, तो उससे बचने के लिए हमें ये सब डेटा वैल्यू अप्रोक्स याद रहनी चाहिए। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सब वैल्यू आपको याद हो जाएंगे, और उसके बाद कोई प्रॉब्लम इसमें आएगी नहीं। तो पीके वैल्यू की मैं अपने जिक्र करूँ, जो सल्फोनिक एसिड होती है उसकी पीके वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और जो अपने पास फॉर्मिक एसिड की कितनी होती है, 3.7 होती है। और बेंजोइक एसिड की 4.2 होती है। और ये अपने पास एसिटिक एसिड जो होता है इसकी अपने पास 4.7 होती है। फिनोल्स की अपने पास 10 होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी। जो वाटर होता है उसकी 15.7 होती है, बता रखा है। ROH की अपने पास 16 होती है। मिथेनॉल की अपने पास 15 पॉइंट कितनी होती है, 7 से कम, मीन्स 15.5। और SP आयोडाइज्ड कार्बोनेट 25 मैंने बताई आपको, और इसकी कितनी होती है, 33 होती है। तो इनके बेस्ड हम इसके एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में डिफाइन कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा अपने पास यहाँ पर कंसेप्ट था। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एसिड कितने टाइप के होते हैं, और एसिड कितने टाइप के होते हैं, और उन टाइप्स के बारे में हम एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पता करेंगे। तो होपफुल, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगे तो आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब का मेरे को इतना वो नहीं है, तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के करीबन 2 से 3 लेक्चर में ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। 3 लेक्चर ही मैं इसके बाद डालूंगा। और दूसरी बात, पैरेलल इसके अपने हेलोल्केन्स और हेलोरेंस का जो चैप्टर चल रहा है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। उसका फर्स्ट लेक्चर आज अपलोड हो चुका था,
और 1-2 दिन के अंदर उसका सेकंड लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा और पैरेलल ये दोनों टॉपिक्स चलते रहेंगे रैंडमली। और जितने भी इंडिविजुअल टॉपिक हैं वो सब मैं रैंडमली लेके चलूँगा। किसके रैंडमली? हेलो अल्केन्स और एलोरेंस के नहीं, जो 12th क्लास की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो मैंने सीरीज जो मैंने पूरा कराने का जो अभी मैंने स्टार्ट किया है उसके पैरेलल में ये सब इंडिविजुअल टॉपिक चलते रहेंगे। कभी एसिडिक स्ट्रेंथ उठा लिया, कभी एरोमेटिसिटी, कभी नेम रिएक्शंस, ऐसे सब टॉपिक इंडिविजुअली मैं आपको इसके थ्रू बताता रहूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।